अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम 10th साइंस 1 का सबक नंबर 10 फल्जियात यानी मेटलर्जी इसे आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको बता दें कि इस सिलसिले की यानी सबक नंबर 8 की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले की क्लास में हमने धातों का नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल, दूसरी धातों के नमक के साथ धातें किस तरह से तामुल करती है, धातों का अधात के साथ तामुल किस तरह से होता है, अधातों की कीमियाई खुसूसियात कौन कौन सी है और आयनी बंदिश बनती कैसे है, उसके नतीजे में आयनी मुरक्कबात किस तरह से बनते हैं और उनकी खुसूसियात क्या है। इससे पहले पार्ट 2 वीडियो में हमने ये तमाम चीज़ें सीखी थी। आज हम इंशाअल्लाह ताला सीखने वाले हैं कि धातों का वक़ू किसे कहते हैं, फल्जियात, मादनियात, कचधात और गोंग ये क्या होती है, धातों का इर्तिकाज़ से क्या मुराद है और फलजकारी के बुनियादी उसूल से क्या मुराद है। आइए हम शुरू करते हैं धातों के वक़ू से। बच्चों, धातों का वक़ू यानी कुदरत में उनका पाया जाना। हम देखते हैं कि धातें 3 तरीके की है। तेज़ आमिल, उसकी मिसालें हमने सोडियम और पोटाशियम ली है। औसत आमिल, इसकी मिसाल हमने मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ली है। और गैर आमिल या सुस्त आमिल, जिनके तामुल की रफ्तार इंतहाई सुस्त होती है, जैसे सोना और चांदी, Ag और Au इसकी अलामतें हैं। तो बच्चों, ये जो तेज़ आमिल और औसत आमिल धातें हैं, ये कुदरत में दूसरों के साथ मिल जाती है, क्योंकि ये आमिल धातें हैं। चाहे वो तेज़ रफ्तारी के साथ मिले या औसत रफ्तार के साथ मिले, ये दूसरों के साथ जब मिलेंगी तो वो मुरक्कब हालत बनाएंगी। और इस मुरक्कब हालत में हम धातों को 4 कैटेगरी के अंदर हमने यहाँ पर बांटा है। पहला है ऑक्साइड, दूसरा है कार्बोनेट, तीसरा है सल्फाइड और चौथा है नाइट्रेट। यानी धातें आम तौर पर या तो ऑक्साइड की हालत में रहेंगी, या कार्बोनेट मुरक्कब हालत के अंदर रहेंगी, या सल्फाइड मुरक्कब हालत के अंदर रहेंगी, या नाइट्रेट मुरक्कब हालत के अंदर रहेंगी। इसी तरीके से जो सुस्त आमिल धातें हैं, वो चूँकि दूसरों के साथ तामुल उमूमन जल्दी नहीं करती, इसीलिए ये धातें आज़ाद हालत में पाई जाती है, यानी खालिस हालत में पाई जाती है। उम्मीद है आपको मुरक्कब हालत और आज़ाद हालत ये समझ में आया होगा। मुरक्कब हालत की 4 किस्में बच्चों आप याद रखेंगे कि ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्रेट, ये मुरक्कब हालत में धातों के वक़ू यानी पाए जाने की शक्लें हैं। आइए अब हम देखते हैं मादनियात यानी मिनरल्स को। तो बच्चों, कुदरत में पाए जाने वाले धातों के वो मुरक्कबात जिनमें कसाफतें शामिल हो। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इसमें 2 चीज़ें आई है, धातों के मुरक्कबात आया है और दूसरा है कसाफतें। तो हम ये दोनों चीज़ों को अलहदा समझते हैं। धातों के मुरक्कबात जो है बच्चों, ये और ज़मीनी कसाफतें, ये दोनों चीज़ें ज़मीन से मिली हुई हालत में यानी एक साथ निकलती है। ऐसा नहीं है कि धातों के मुरक्कबात अलहदा निकलते हैं और ज़मीनी कसाफतें अलहदा निकलती है। जब ज़मीन से मादनियात यानी मिनरल्स हासिल किए जाते हैं तो उसके अंदर धातों के मुरक्कबात भी होते हैं और ज़मीनी कसाफतें भी होती है। इन मादनियात में से हम जिन धातों को बासानी अलग कर ले और कम लागत लगा करके, कम पैसा खर्चा करके अलग कर ले, तो हम अब उसे मादनियात नहीं कहते, हम उसे कचधात यानी ओर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन से हमने किसी मादनियात को हासिल किया, उसका तजज़िया करने के बाद हमें पता चला कि इसके अंदर से हम एल्यूमिनियम को बाआसानी और कम लागत से ज़्यादा मिकदार में अलहदा कर सकते हैं। तो अब हम इसे मादनियात नहीं कहेंगे, अब हम इसे एल्यूमिनियम की कचधात कहेंगे। ठीक है बच्चों, इस कच धात से जब हम खालिस धात हासिल करने जाएंगे तो कच धात से खालिस धात हासिल करने का अमल ये फल्जियात कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखते हैं ज़मीनी कसाफतें क्या है। बच्चों, अभी जैसा हमने आपको बताया, मादनियात जब ज़मीन से, पहाड़ों से हासिल की जाती है तो उसके साथ साथ मिट्टी, रेत, पथरीली अशिया जैसी चीज़ें लगी हुई होती है। इन्हीं कसाफतों को, इन्हीं चीज़ों को हम गोंग कहते हैं। ठीक है बच्चों,
कच धात और गोंग एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते। इस कच धात से अगर हम गोंग को अलहदा करें, यानी कच धात से गोंग को अलहदा करने का, अलग करने का अमल, ये अमल कच धातों का इर्तिकाज यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स आज की इस क्लास का हमारा सेंटर पॉइंट है। इसी के ऊपर पूरा लेक्चर आज हमारा होने वाला है। आप याद रखेंगे कि कच धात से गोंग अलग करने का अमल कच धातों का इर्तिकाज कहलाता है। गोंग क्या है? ज़मीन से जब हम मादनियात हासिल करते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी, रेत, पथरीली अशिया जैसी कसाफतें लगी होती है, इन्हें ही हम गोंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए हम देखते हैं कच धातों का इर्तिकाज यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। हम कच धातों से गोंग को किस तरह से अलहदा कर सकते हैं? तो पहला तरीका हमें दिया गया है शकली कुव्वत के ज़रिए अलहदगी यानी सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। दूसरा तरीका दिया गया है मिकनातीसी अलहदगी का तरीका यानी मैग्नेटिक सेपरेशन। और तीसरा तरीका है फ्रॉथ फ्लोटेशन का तरीका, फोर्थ फ्लोटेशन। और चौथा और आखिरी तरीका है तकतीर यानी लीचिंग। इन 4 तरीकों की मदद से हम कच धातु से ज़मीनी कसाफत यानी गोंग को अलहदा कर सकते हैं। शकली कुव्वत के ज़रिए अलहदगी, इसके भी 2 मेथड हमें दिए गए हैं, 2 तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका दिया गया है वेलफ्लेट टेबल का तरीका और दूसरा है आबी कुव्वत के ज़रिए अलहदगी यानी हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। हम इन तमाम तरीकों के ऊपर बच्चों आज बात करेंगे। पहला हम समझते हैं वेलफ्लेट टेबल का तरीका। बच्चों हमारी दरसी किताब में शक्ल नंबर 8.8 में इस टेबल को बताया गया है और ऊपर बताया गया है कि कच धात का सफूफ यहाँ आपको ज़रूरत इसकी पड़ती है। तो ज़मीन से हमने जब कच धात यानी मादनियात उसका तज्जिया किए, हमें पता चला कोई धात इसके अंदर हम आसानी से हासिल कर सकते हैं और कम लागत लगाकर हासिल कर सकते हैं, तो वह हमारी कच धात होती है। इस कच धात को हम चक्की से गुजार कर यानी बॉल मिल से गुजार करके हम उस कच धात का सफूफ तैयार करते हैं यानी उसे पाउडर फॉर्म के अंदर हम तब्दील करते हैं। और फिर इस सफूफ को, इस पाउडर को हम क्या करते हैं ट्रे के ज़रिए से, ये देखिए हमने ट्रे को नाम दिया है A, B और ये C, इन ट्रे के ज़रिए से हम इसे टेबल के ऊपर डालते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा टेबल है। इस टेबल के ऊपर डालने के बाद में इस टेबल के बारे में चंद बातें आप याद रखेंगे। सबसे पहले इस टेबल को इस ट्रे के साथ इस तरह रखा जाता है कि वो ढलवान सतह तैयार करे, ढलान वहाँ पर हो। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर बहुत सारे सुराख और शगाफ होते हैं, जैसा कि यहाँ पर डॉट डॉट से हमें वो दिखाया गया है। और तीसरी, ये टेबल मुसलसल इर्तियाशी हालत के अंदर होता है यानी हम इस टेबल को मशीन के ज़रिए से मुसलसल हिलाते रहते हैं। बच्चों आपने अपने घर में देखा होगा, अम्मी अगर मैदा या आटा छान रहे हो छन्नी के अंदर, तो वो छन्नी को किस तरह से मुसलसल हिलाते रहते हैं। इसी तरीके से इस टेबल को भी मुसलसल इर्तियाशी हालत के अंदर मोटर के ज़रिए से रखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इस टेबल के ऊपर इस पाउडर को जैसे ही हम डालते हैं, कच धात का सफूफ हम डालते हैं, तो साथ ही हम यहाँ से इस पाइप के ज़रिए से पानी भी हम इस टेबल के ऊपर डालते हैं। अब उसके नतीजे में क्या होगा बच्चों कि कच धात में मौजूद जो धाती ज़र्रात रहेंगे वो वज़नी होते हैं और ये अपने वज़नी होने की वजह से ये उन शगाफ के अंदर, इन सुराखों के अंदर जमा हो जाएंगे। जबकि अगर हम गोंग को देखें तो ये गोंग कच धात के मुकाबले में हल्की होती है और हल्की होने की वजह से जो ये पानी ऊपर से आ रहा है और ढलान की वजह से ये पानी नीचे की तरफ बह रहा है, तो ये गोंग के ज़र्रात पानी के साथ बह करके नीचे जमा होना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरह से हम वेलफ्लेट टेबल के तरीके का इस्तेमाल करके कच धात से गोंग को अलहदा करने का अमल मुकम्मल करते हैं। उम्मीद है आपको ये वेलफ्लेट
फासले टेबल का तरीका समझ में आया होगा। आइए अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, आबी कुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीका यानी हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। हमारी दरसी किताब में शक्ल नंबर 8.9 इसे बताया गया है। इस शक्ल में यहाँ पर भी हम वही करते हैं, कच धात को हम पहले इंतहाई बारीक सुफूफ की हालत में हासिल करते हैं चक्की या बॉल मिल से गुजार करके, और फिर उस सुफूफ को हम एक मखरूती बर्तन, ये देखिए बच्चों, ये मखरूती बर्तन के ज़रिए से हम एक टंकी के अंदर दाखिल करते हैं। यहाँ पर हम मखरूती बर्तन के ज़रिए से ये टंकी के अंदर हम दाखिल कर रहे हैं। साथ ही हम टंकी के नीचे के हिस्से से, देखिए बच्चों, यहाँ से पानी हम तेज़ धार के साथ में इस टाँकी में हम पानी छोड़ते हैं। ऊपर से कच धात का सुफूफ डाला जा रहा है, पाउडर डाला जा रहा है, और नीचे से पानी तेज़ प्रेशर के साथ यहाँ पर पानी टाँकी में भरा जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों कि हमारी जो कच धात है वो चूँकि अभी हमने देखा कि वो वज़नी है, इसीलिए वो क्या होंगी, वो नीचे तह की तरफ आना शुरू होंगी और तह की तरफ नीचे जमा होना शुरू होंगी, क्योंकि ये अपनी वज़नी खासियत की वजह से ऊपर नहीं रहेंगी बल्कि तह में जमा होना शुरू होंगी। और यहाँ से हम इसे अलहदा करेंगे, जबकि जो गोंग है ये गोंग हल्का होने की वजह से और पानी में इसकी कुछ मिकदार हल हो जाने की वजह से ये पानी के साथ टंकी के ऊपरी सिरे से जो आउटलेट दिया है, पानी के बाहर निकलने का रास्ता दिया है, वहाँ से ये गोंग भी पानी के साथ साथ बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हम कच धात से गोंग को आबी कुव्वत के ज़रिए हम अलहदा करेंगे। इस मेथड को हम हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड कहते हैं। उम्मीद है ये मेथड भी आपके समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं मिकनातीसी अलहदगी का तरीका। हमारी दरसी किताब में शक्ल नंबर 8.10 इसे बता रही है। इस शक्ल में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें कच धात का इंतहाई बारीक सुफूफ की ज़रूरत पड़ती है, और ये देखिए यहाँ पर वो कच धात के बारीक सुफूफ को हम क्या कर रहे हैं, हम उस बारीक सुफूफ को चक्की के घूमते हुए पट्टे पर डाल रहे हैं। ये जो है ये चक्की का घूमता हुआ पट्टा है। इस चक्की के बारे में बच्चों आपने चंद बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि इस चक्की के अंदर दो पहियों में से एक पहिया गैर मिकनातीसी होता है, यानी ये जो पीछे वाला पहिया है ये गैर मिकनातीसी पहिया होता है, इसमें मिकनातीसी खासियत नहीं होती। जबकि अगर हम देखें तो इसका अगला पहिया ये मिकनातीसी खासियत रखता है, और इन दो पहियों को हम किससे जोड़ते हैं, पट्टे के ज़रिए से जोड़ते हैं। पट्टा इन दो पहियों के ऊपर मुसलसल घूमता है। अब घूमने की वजह से क्या होगा बच्चों कि जो हमारी कच धात है और गैंग है, इसमें से ये कच धात में मौजूद मिकनातीसी जुज़ यानी जो मिकनातीस की तरफ कशिश किए जाएंगे वो जुज़ क्या होंगे, इस मिकनातीसी पहिए से चिपक करके आएंगे, और चिपक कर आने के बाद जब इस पट्टे से आगे जाने लगेंगे तो वहाँ पर ये मिकनातीस की ताकत जहाँ ख़त्म होंगी तो नीचे एक बर्तन के अंदर ये अलहदा गिरेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, हम इनमें से धात को यानी जो मिकनातीसी जुज़ जिसके अंदर मौजूद है उन्हें अलहदा कर लेंगे। इसके बिलमुकाबिल गोंग के अंदर गैर मिकनातीसी जुज़ होते हैं, ये मिकनातीस के साथ में चिपकते नहीं हैं, इसीलिए जब ये पट्टे से सरकते हुए आगे की जानिब जाएंगे तो ये इस मिकनातीस से ना चिपकते हुए सीधे बाहर की जानिब गिरेंगे, और बाहर की जानिब एक दूसरा बर्तन होगा जिसके अंदर गोंग को जमा किया जाएगा। इस तरह से हम दो अलहदा बर्तनों में मिकनातीस की ताकत का इस्तेमाल करके कच धात से गोंग को अलहदा करेंगे। इसे हम मिकनातीसी अलहदगी का तरीका यानी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ में आई होंगी। आइए अब हम आगे देखते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन का तरीका। हमारी दरसी किताब में शक्ल नंबर 8.11 में इसकी शक्ल दिखाई गई है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले कच धात को चक्की यानी बॉल मिल से गुजार करके उसका इंतहाई बारीक सुफूफ हासिल करते हैं, और इस बारीक सुफूफ को इस टाँकी में ऊपरी हिस्से से ऊपर की जानिब से हम इस सफूफ को दाखिल करते हैं। ठीक है बच्चों,
टंकी के अंदर ये देखिए, ये हमारी टांकी है। टंकी के अंदर दाखिल करने के बाद हम इस टांकी के बारे में चंद मालूमात हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले ये टांकी किससे भरी होती है? ये पानी से भरी हुई होती है। दूसरा, इस पानी के अंदर हम क्या करते हैं? नबाती तेल मिलाते हैं, यानी नीलगिरी या सनोबर का तेल हम इसके अंदर मिला देते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर पानी और सनोबर का तेल यहाँ मिला हुआ हमने यहाँ डाला है। तीसरा, दबाव के तहत हवा दाखिल करने का यहाँ इंतज़ाम होता है। देखिए बच्चों, ये जो पाइप दिया हुआ है इसके ज़रिए से हम हवा अंदर दाखिल कर सकेंगे प्रेशर के साथ में। और चौथी और आखिरी चीज़, इस टंकी में एक हिलानी होती है जिसके ज़रिए से हम वक्त पड़ने पर अंदर के महलूल को हिला सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस टंकी के बारे में हमने ये बातें हासिल कर ली। अब ये टंकी के अंदर जब ये कच धात का सफूफ डाला जाएगा तो इस कच धात के सफूफ में मौजूद आब गुरेज खासियत की वजह से, हाइड्रोफोबिक खासियत की वजह से, देखिए बच्चों, आब गुरेज खासियत यानी क्या? आब यानी पानी, गुरेज करना यानी उससे बचना। कच धात पानी से बचती है, उसमें हल नहीं होती, उससे नम नहीं होती, लेकिन हमने पानी के साथ साथ उसमें क्या मिलाया है? नबाती तेल, नीलगिरी या सनोबर का तेल हमने उसके अंदर मिलाया है, जिसकी वजह से ये कच धात क्या होंगी? उसके अंदर वो नम हो जाएंगी। कच धात के ज़र्रात किसकी वजह से नम होंगे? इस नबाती तेल की वजह से। फिर जब हवा यहाँ अंदर दाखिल की जाएंगी तो यहाँ बुलबुले बनना शुरू होंगे, और हिलाने की मदद से जब इसे हिलाया जाएगा अंदर के महलूल को, तो यहाँ पर अब ये झाग ऊपर तैरेगा, और इसी झाग के तैरने की वजह से इसे हम फ्रॉथ फ्लोटेशन का तरीका कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस झाग के अंदर क्या आ गया? अब इस झाग के अंदर कच धात के ज़र्रात आ जाएंगे। आप कहेंगे कि सर ये कैसे आ गए? तो बच्चों, जो नमी है तेल की वजह से, उस तेल की नमी की वजह से और इन बनने वाले बुलबुलों की मदद से वो झाग ऊपर आएगा, और इसी झाग में कच धात के हमारे ज़र्रात भी साथ में ऊपर आएंगे, और इस कच धात के ज़र्रात को हम इस झाग को अलग बर्तन में जमा करते हुए यहाँ से उसे हासिल करेंगे। जबकि इसके बिलमुकाबिल जो गोंग होती है वो आब गिर खासियत रखती है, यानी हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, ये पानी के अंदर हल हो जाती है, इसीलिए ये नीचे तह के अंदर चले जाएंगी। हम इस पानी के ज़रिए से इसे अलहदा कर लेंगे, और यहाँ पर ये जो झाग है, इस झाग में से हम कच धात को अलहदा करेंगे। इस तरह से कच धात को हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन के तरीके की मदद से गोंग को अलहदा करेंगे। उम्मीद है आपको ये मेथड भी, ये तरीका भी समझ में आया होगा। आइए हम देख लें कि ये जो फ्रॉथ फ्लोटेशन का तरीका है ये उन्हीं कच धात के वास्ते ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो सल्फाइड हालत के अंदर पाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर जिंक सल्फाइड, या हम इसे जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। अगर इसमें से आपको गोंग अलहदा करना है तो हम फोर्थ फ्लोटेशन की मदद से इस तरीके का इस्तेमाल करके हम इस जिंक ब्लेंड में से गोंग को अलहदा कर सकते हैं। या फिर कॉपर पाइराइट है, ये जो कॉपर पाइराइट है इसके अंदर से अगर हमें गोंग अलहदा करना है तो हम इसमें से भी गोंग को अलहदा करने के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे कि ये तरीका मखसूस कच धातों के लिए जो सल्फाइड हालत के अंदर हो, हम वहीं पर इस तरीके को इस्तेमाल कर सकेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं तकतीरी तरीका यानी लीचिंग। तो ये सबसे आसान है। तकतीर के मानी होते हैं छानना के। अक्सर एल्युमिनियम, सोना, चांदी वगैरह धातों की तहसील यानी इन धातों को हासिल करने में सबसे पहला मरहला तकतीर का होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कच धात को चक्की या बॉल के ज़रिए से जब गुजारते हैं तो उसका बारीक सुफूफ हासिल होता है। इस बारीक सुफूफ को हम एक ख़ास महलूल में डुबा करके एक टंकी में काफ़ी वक्त तक के रखते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि जो कच धात है वो कच धात इस ख़ास महलूल के साथ कीमियाई तामुल कर लेंगी, और उस तामुल की वजह से हम उस ख़ास महलूल में से कच धात को अलहदा कर लेंगे। जबकि ये जो गोंग है, ये गोंग इस ख़ास महलूल के साथ में तामुल नहीं करेगा, उसके साथ हल नहीं होगा, और हम उसे छान करके अलग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये उस महलूल के अंदर जिसके अंदर डुबा करके इसे रखा गया था उसके साथ में ये हल नहीं हुआ, उसके साथ नहीं मिला। इस तरह से हम
कच्छ धातु से गोंग अलहदा करेंगे तकतीर के ज़रिए से। शायद आपको इसकी एक मिसाल यहाँ पर अगर हम ले करके समझाएं तो ज़्यादा आसानी होगी। आइए हम लेते हैं एल्यूमिनियम की मिसाल। एल्यूमिनियम की हमने कच्छ धातु ली, बॉक्साइट ये उसका ज़ाब्ता है Al2O3 NH2O। जब इसे हम बॉल मिल यानी चक्की से गुजारेंगे तो इसका इंतहाई बारीक सुफूफ हासिल होगा और इस सुफूफ को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये वो ख़ास महलूल है जिसके साथ में हम इस सुफूफ को डुबो करके रख रहे हैं, या फिर हम सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के अंदर जब हम इसे बॉक्साइट के सुफूफ को टंकी में रखेंगे डुबो करके, तो क्या होगा कि इस कच्छ धातु में मौजूद जो सबसे अहम जुज़ है एल्यूमिना, जिसके ज़रिए से हम एल्यूमिनियम हासिल करने वाले हैं, ये एल्यूमिना इस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के अंदर हल हो जाएगा और हल होने के बाद हम उस महलूल में से उसे हासिल कर सकेंगे। इसके बिलमुकाबिल ये जो गोंग है, ये गोंग NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के साथ तामुल नहीं करेगा, उसमें हल नहीं होगा, उसके अंदर नहीं पिघलेगा, नहीं मिलेगा और उसके बाद हम उसे तकतीर के ज़रिए से यानी छान करके अलग कर सकेंगे। उम्मीद है तकतीर की यानी लीचिंग ये मेथड भी आपके समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में हम समझेंगे कि आमिल धातु की तहसील किस तरह से होती है और एल्यूमिनियम की तहसील, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आने वाले लेक्चर में हम समझने वाले हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।